जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए साइंस की क्लास लेकर आए हैं और ये हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने एक क्लास कर चुके हैं और ये दूसरी क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम जो है कंप्लीट साइंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और ये सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। सभी के सभी जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो आप सभी को ध्यान से क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन कैसे एनसीईआरटी पूछता है, एनसीईआरटी पैटर्न कैसे, एनसीईआरटी पैटर्न कौन सा फॉलो करता है, क्वेश्चन पूछने के और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, वो सभी आज के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन को सभी क्वेश्चन अंत तक जरूर देखिएगा और चेक कीजिएगा, बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे या कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। सभी क्वेश्चन के हम आज इन्हीं प्रत्येक क्वेश्चन का पूरी व्याख्या करेंगे जिससे कि आपको उस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन और भी बनते हैं वो सभी आपके सॉल्व हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। ये बताना है सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है उसे क्या कहते हैं। तो वो होता है विषाणु, उसे हम विषाणु कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। विषाणु सूक्ष्म जीव ही होते हैं और ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। इनके द्वारा जुकाम, खांसी, पोलियो, खसरा आदि रोग होता है। अब आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि विषाणुओं के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो विषाणुओं के द्वारा जो है जुकाम हो जाता है, खांसी होता है, पोलियो, खसरा, ये सभी जो है जुकाम से होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है, प्लाज्मोडियम, ईस्ट, शैवाल, लैक्टोबैसिलस। तो दूध को दही में बदलने वाला जो सूक्ष्म जीव है उसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही बनाने में काम आते हैं और जीवाणुओं का उपयोग ब्रेड, सैंडविच तथा केक बनाने में करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, मलेरिया रोग का कारण है, प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। तो मलेरिया की बात करेंगे तो मलेरिया आपका प्रोटोजोआ का कारण है। प्रोटोजोआ के कारण ही मलेरिया रोग होता है। आपको ये बात याद रखना है। बहुत बार आप लोग गलत कर देते हैं कि मलेरिया जो है मच्छरों के द्वारा होता है, ये गलत है। मलेरिया हमेशा प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह प्रोटोजोआ एक प्रकार का परजीवी होता है और जो एक वाहक जनित संक्रामक रोग है। इसका इलाज कुनैन या आर्टिमिसिनिन जैसी मलेरिया रोधी दवाओं में किया जाता है। जैसे आप देखेंगे इसका कौन कौन सी जो 2 दवाएं हैं, कुनैन या आर्टिमिसिनिन जैसी मलेरिया रोधी 2 दवाएं हैं, इनके द्वारा इसका उपचार किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम कौन सा है, संदूषण, किण्वन, परिरक्षण, संक्रमण। चीनी जो होती है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला जो प्रक्रम होता है उसे हम कहते हैं किण्वन, फर्मेंटेशन, इसी को किण्वन बोलते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। किण्वन क्रिया द्वारा सूक्ष्म जीवों के माध्यम से शर्करा को, जो चीनी होती है, शर्करा को अल्कोहल में के रूप में परिवर्तित करते हैं। इसी का उपयोग मद्यकरण अर्थात शराब बनाने में किया जाता है। लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज की थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि किण्वन की खोजकर्ता कौन है, तो किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन जो होता है इस प्रक्रिया के खोजकर्ता थे लुई पाश्चर। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5, पाव रोटी या इडली के फूलने का कारण क्या है, ये बताना है। नमी, उष्णता, ईस्ट, जल। देखिए आपके सामने आंसर भी लिखा है, क्वेश्चन भी लिखा है। मैं इसलिए सारे ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, सारे इसलिए चाहे तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पढ़े और आंसर लगवा दें, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको एग्जाम हॉल में सारे ऑप्शन पढ़ना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी देखिए हम जितनी भी सारी वीडियो करवाते हैं ना, सबके ऑप्शन जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने से ना आपके माइंड में वो चीज रन करती है। 1 से 2 मिनट आप वो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। अगर डायरेक्ट में इतनी स्पीड से करवा दूंगा कि पाव रोटी या इडली के फूलने का कारण क्या है, बोल देंगे ईस्ट और नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। आप उस क्वेश्चन को सिर्फ एक बार पढ़ेंगे। अगर मैं 2-3 बार उस क्वेश्चन को आपके सामने रखूंगा, पढ़ाऊंगा, तो वो आपके माइंड में ज्यादा टाइम तक रुकेगा। इसलिए भी आपको कंप्लीट वीडियो और अच्छे से देखना है। इसका मेन कारण होता है, जो इडली के फूलने का कारण होता है उसमें ईस्ट मेन कारण होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईस्ट या खमीर का उपयोग इडली, पाव रोटी, पाव तथा पिज्जा आदि को बनाने में
होता है। ईस्ट चावल के आटे के क्यूंडन में सहायक होते हैं, जिसमें इडली एवं डोसा बनता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन विषाणु वायरस के गुणन में हस्तक्षेप करता है? विषाणु अर्थात वायरस जो होते हैं इसके गुणन में हस्तक्षेप करता है। एक्टिनोमाइसिन डी, रेफिनोज, क्लेरे, क्लोरेम्फेनिकोल, ग्लैक्टोज। याद रखेंगे एक्टिनोमाइसिन डी जो होता है ये वायरस के गुणन में हस्तक्षेप करता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्टिनोमाइसिन डी विषाणु के गुणन में हस्तक्षेप करता है और एक्टिनोमाइसिन डी एक प्रतिलिपन अवरोधक है जो डीएनए द्विगुणन पर जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज को बढ़ने से रोकता है। एक्टिनोमाइसिन डी एक प्रतिलिपि अवरोधक है जो कि HIV-1 की प्रतिलिपि बनाने से रोकता है। इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विषाणु द्वारा अपना प्रोटीन कोट का निर्माण करते हैं। जो विषाणु होते हैं अपना प्रोटीन कोट का निर्माण करते हैं पोषक कोशिका के अंदर, पोषक कोशिका के बाहर, पोषक कोशिका के अंदर व बाहर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो विषाणु होते हैं ये अपना प्रोटीन कोट का निर्माण पोषक कोशिका के अंदर करते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विषाणु अपना प्रोटीन कोट कैप्सिड का निर्माण पोषक कोशिका के अंदर करते हैं और कैप्सिड विषाणु का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है जो विशिष्ट प्रोटीन से बना होता है। क्योंकि विषाणु में राइबोसोम की कमी होती है इसलिए यह प्रोटीन को संश्लेषित नहीं करता, क्योंकि राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण स्थल होता है। और देखेंगे तो राइबोसोम का मुख्य कार्य एमिनो अम्लों की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है तथा प्रोटीन निर्माण की यह प्रक्रिया अनुवादन कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्टैंडर्ड आरएनए डीएस आरएनए वायरस है? रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, टोस्फो वायरस या रेब्डो वायरस? मतलब बताना है डबल स्टैंडर्ड या डीएस, किसी को बोलते हैं डीएस आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस कौन सा है? तो रोटा वायरस। जो आपका रोटा वायरस होता है ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रोटा वायरस एक दोहरे स्टैंड वाला आरएनए वायरस है जो रेओविरेडे परिवार का सदस्य है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर वायरस की आकृति एक पहिए की तरह दिखाई देती है, जिस कारण इसे रोटा वायरस के नाम से जाना जाता है। और रोटा वायरस संक्रमण के सबसे सामान्य लक्षणों में दस्त, बुखार, पेट दर्द और उल्टी शामिल है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। वायरॉन होता है न्यूक्लियोकैप्सिड, कैप्सिड, न्यूक्लिकम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वायरॉन की बात करेंगे तो यह एक प्रकार का न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वायरॉन न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। न्यूक्लियोकैप्सिड एक वायरल प्रोटीन कोट है जो जीनोम या तो डीएनए या आरएनए को घेरता है। न्यूक्लियोकैप्सिड स्वयं के साथ और जीनोम के साथ जुड़ने में सक्षम है। इस प्रकार यह जीनोम की एक बंद गुहा के अंदर पैकेजिंग करता है। वायरॉन एक संपूर्ण वायरस कण है जिसमें एक बाहरी प्रोटीन पोल होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है और न्यूक्लिक एसिड का एक आंतरिक पोर होता है जिसमें या तो राइबोन्यूक्लिक या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए या डीएनए होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस अन्य हरे पौधों से अलग है क्योंकि इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं, ऑक्सीजन उन्मुक्त नहीं होती, फास्फोराइलेशन की आवश्यकता नहीं, ऊर्जा निश्चित नहीं है। ये होता है ना बैक्टीरियल जो फोटोसिंथेसिस है अन्य हरे पौधों से अलग है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन उन्मुक्त नहीं होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस अन्य हरे पौधों से अलग है क्योंकि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में जल का अपघटन नहीं होता और क्योंकि इनके पास वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स का अभाव होता है तथा ये ऑक्सीजन को उन्मुक्त नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 11 है जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में निम्न समानता है। ये बताना है जीवाणु और नील हरित शैवाल में निम्न समानता है। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति, पोषण का रसायन संश्लेषी तरीका, प्रसाविका की उपस्थिति, न्यूक्लियाइड की उपस्थिति। याद रखिएगा जो जीवाणु एवं नील हरित शैवाल हैं इनमें समानता होती है। इनमें इस प्रकार समानता होती है तो न्यूक्लियाइड की उपस्थिति होती है दोनों में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीवाणु व नील हरित शैवाल बीजीए दोनों एक कोशिकीय जीव हैं तथा ये प्रोकैरियोट के अंतर्गत आते हैं। प्रोकैरियोट का मुख्य लक्षण है कि
प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जिसे सामान्यतः न्यूक्लियाइड कहा जाता है, दोनों जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कोशिकाओं। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कोशिकाओं के उपयुक्त कार्बनिक विलायन से धोने पर भी ग्राम स्टेन के टिके रहने का गुण किससे अधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण है? फास्फोलिपिड, लाइपो, पॉलीसेकेराइड, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, फास्फोग्लिसराइड। इसमें जो है पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो होता है ये ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कोशिकाओं के उपयुक्त कार्बनिक विलायन से धोने पर भी ग्राम स्टेन के टिके रहने का गुण है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन ये अधिक मात्रा में उपस्थित होने का कारण है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ग्राम स्टेनिंग प्रक्रिया से ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव जीवाणु में भेद किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है और ये नए क्वेश्चन हैं सभी। इसमें ग्राम पॉजिटिव जीवाणु ग्राम स्टेन के स्टोर कर लेते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव जीवाणु इस स्टेन को स्टोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव जीवाणु की मेम्ब्रेन में 14 पेप्टाइडोग्लाइकॉन की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस जीव की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकॉन से निर्मित है? कवक, ब्रायोफाइट, जीवाणु, टेरिडोफाइट। तो अभी बताया आपको जो जीवाणु होते हैं उनमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन से इनकी कोशिका भित्ति निर्मित होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीवाणु कोशिका भित्ति एक जटिल संरचना है जिसमें प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड अणु की प्रबलता होती है, जिसे पेप्टाइडोग्लाइकॉन म्यूरिन कहा जाता है। और पेप्टाइडोग्लाइकॉन जीवाणु की कोशिका भित्ति में विशिष्ट रूप में मौजूद होता है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन 3 मुख्य घटकों से बना है, ग्लाइकेन, बैकबोन और पेप्टाइड और टेट्रापेप्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ब्रैकेट फंजाई शामिल की गई है। जो फंजाई आपकी होती है ब्रैकेट फंजाई, इसको किसमें शामिल किया गया है? ड्यूटेरोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में, आइकोमाइटिजीज में या एस्कोमाइसिटीज में, ये बताना है। जो ब्रैकेट फंजाई शामिल होती है ये बेसिडियोमाइसिटीज में शामिल होती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट फंजाई बेसिडियोमाइसिटीज में शामिल की गई है। और पॉलीपोर्स को ब्रैकेट कवक या सेल्फ कवक भी कहा जाता है, और वे विशेष रूप से वुडी सेल्फ या ब्रैकेट आकार या कभी कभी गोलाकार फैलने वाले बॉडीज का उत्पादन करते हैं, जिन्हें शंकु कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। बेसिडियोमाइसिटीज का शरीर तंतुमय, सेप्टेट और डाइकैरियोटिक होता है। बेसिडोमाइसिटीज के कुछ सामान्य उदाहरण हैं, जैसे मशरूम, ब्रैकेट कवक, पफबाल, टोड स्टूल। ये जो है बेसिडियोमाइसिटीज के प्रमुख उदाहरण है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपके नए हो सकते हैं, लेकिन अगर आपसे टफ क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन प्रबल संभावना होती है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन बहुत लोग गलत कर देते हैं, नहीं आते, उन्हें ऐसा लगता है कि पहली बार पढ़े हुए हैं, इसलिए। और ये क्लास 8 के क्वेश्चन है। क्लास 8 की जो आपकी साइंस है उससे क्वेश्चन है, कुछ क्लास 8 है, कुछ क्लास 9 के हैं, कुछ क्लास 10 के हैं। तो याद रखेंगे सभी क्वेश्चन का अच्छा लेवल है, इसलिए आपको थोड़ा सा टफ भी लग सकते हैं, लेकिन आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एक कवकनाशी है? DDT, BHC, 2,4-D, बोर्डो मिश्रण। याद रखिएगा जो आपका बोर्डो मिश्रण होता है यह एक कवकनाशी रसायन है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कवकनाशी रसायन में बोर्डो मिश्रण को शामिल किया जाता है। बोर्डो मिश्रण कॉपर सल्फेट CuSO4 और क्विकलाइम CaOH का ट्वाइज का मिश्रण है, और इसका उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है। इस मिश्रण का उपयोग व्यापक रूप से आलू का झुलसा, आड़ू का पत्ता, कर्ल और सेब की पपड़ी रोग को नियंत्रित करने में किया जाता है। इस मिश्रण का आविष्कार की बात करेंगे तो ये आपका जो है जो बोर्डो मिश्रण है, बोर्डो मिश्रण के आविष्कार की बात करेंगे तो ए मिलाडेट ने किया था। ए मिलाडेट ने इसका आविष्कार किया था, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बोर्डो मिश्रण में निम्नलिखित में से किन 2 धातु के लवण होते हैं? पोटेशियम और मैग्नीज, कैल्शियम और कॉपर, फेरस और कोबाल्ट, कैल्शियम और फेरस। याद रखिए बोर्डो जो मिश्रण होता है इनमें कैल्शियम और कॉपर उपस्थित होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोर्डो मिश्रण कॉपर सल्फेट CuSO4 और चूना CaOH का ट्वाइज और पानी का मिश्रण है।
इस घोल को लाइम स्टोन के घोल में मिलाकर तैयार किया जाता है। मिश्रण तैयार करने के तुरंत बाद इसका उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह भंडारण करने पर खराब हो जाता है और बोर्डो मिश्रण एक फंगस नाशी दवा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बोर्डेक्स मिश्रण खोजा गया था, ये किसके द्वारा खोजा गया था? लुई पास्चर द्वारा, मिलार डेट के द्वारा, मिचेली द्वारा या टी बोस्ट द्वारा? तो अभी बताया आपको बोर्डेक्स मिश्रण को मिलार डेट के द्वारा खोजा गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा और इसकी खोज जो है 1860 में की गई थी मिलार डेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल भोजन को फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है? नील हरित शैवाल, भूरी शैवाल, लाल शैवाल या हरित शैवाल? याद रखिएगा, इसमें जो है भोजन को फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित कौन सी शैवाल करती है? इसमें जो है लाल शैवाल करती है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाल शैवाल जिसे रोडोफाइट्स भोजन को फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है और यह एक प्रकार का भंडारण ग्लूकेन है जो क्लोरोप्लास्ट के बाहर दाने के रूप में साइटोसोल में संग्रहित होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में स्थित कार्बन के लिए प्राथमिक सिंक के रूप में कार्य करता है और यह संरचना में एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान है और अल्फा युग्म ग्लूकोज पॉलीमर से बना हुआ होता है लाल शैवाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल लार्विसाइडल लार्वा को मारने वाली है? पॉलीसाइफोनिया, क्लेडोप्टोरा, यूग्लिना, ऑसिलेटोरिया? याद रखिए, जो आपके लार्विसाइडल लार्वा को मारने वाली शैवाल है उसका नाम है ऑसिलेटोरिया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑसिलेटोरिया एक लार्विसाइडल शैवाल है और यह फिलामेंट्स साइनोबैक्टीरियम का एक जीन्स है जो अक्सर मीठे पानी के वातावरण में पाया जाता है और जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हरा नीला दिखाई देता है। अधिकांश नीले हरे शैवाल में बायोटॉक्सिन होते हैं जो लार्विसाइडल प्रभाव के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ऑसिलेटोरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी मदद करता है और इसका नाम इसके फिलामेंट्स की दोलन गति को संदर्भित करता है। दोस्तों, कैसी लग रही है क्लास? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आप सभी को पसंद आ रही है क्लास को सभी लोग जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। ग्रांगोसाइरा अवस्था किस शैवाल में पाई जाती है? ये बताना, जो ग्रांगोसाइरा अवस्था है ये किस शैवाल में पाई जाती है? वालवाक्स में, क्लैमाइडोमोनास में, वाउकेरिया में या एक्टोकॉर्पस में? तो याद रखिए, गांग्रोसाइरा अवस्था ये जो है वाउकेरिया शैवाल में पाई जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वर्ड यहाँ पे काफी टफ वर्ड है इसलिए थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सबके सब जो जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन जो है 8, 9, 10 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ग्रांगोसाइरा अवस्था वाउकेरिया के काल में पाई जाती है। जो ग्रांगोसाइरा अवस्था वाउकेरिया के जीवन काल में पाई जाती है जो क्लोरोफायसी का सदस्य है। कुछ प्रजातियों में बीजाणु कई छोटी संरचनाओं में विभाजित होते हैं जिन्हें सिस्ट कहा जाता है। इस स्तर पर जब वाउकेरिया के फिलामेंट में बीज सिस्ट में विभाजित हो जाते हैं तो फिलामेंट एक अन्य शैवाल ग्रांगोसाइटा जैसा दिखता है, इसलिए इस चरण को ग्रांगोसाइटा चरण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न शैवालों में से किस एक शैवाल में ताराग्रत क्लोरोप्लास्ट होता है? साइटोनिमा, जिग्निमा, एनाबिमा, बैट्रेको, स्पर्मम? याद रखेंगे, जिग्निमा जो आपका जिग्निमा शैवाल है इसमें ताराकृत क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जिग्निमा एक क्लोरोफाइसी का सदस्य है जिसमें स्टीलेट टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि एनाबिना और साइटोनिमा में क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। 22 नंबर प्रश्न है, कैंट्रेंसिया अवस्था किस में पाई जाती है? बैट्रेको स्पर्मम, पॉलीसाइफोनिया में, पारा में या यूलोथ्रिक्स में? याद रखें, कैंट्रेंसिया अवस्था पाई जाती है आपके बैट्रोस्पेरकम में, बैट्रेको स्पर्मम में। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। एक्टोज किसकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है? म्यूकर की कोशिका भित्ति में, साइकस की जड़ों की कोशिकाओं में, राइजोपस हाइपा की कोशिका भित्ति में या स्पाइरोगाइरा की कोशिका भित्ति में? याद रखेंगे, जो पैक्टोज होता है ये स्पाइरोगाइरा की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्पाइरोगाइरा की कोशिका भित्ति में पैक्टोज पाया जाता है। जीनस स्पाइरोगाइरा ताजे पानी के आवासों जैसे तालाबों, झीलों आदि में मौजूद मुक्त तैरते हरे शैवाल होते हैं। उन्हें आमतौर पर
वाटर सिल्क या पॉन्ड सिल्क के रूप में जाना जाता है। स्पाइरोगाइरा की प्रत्येक कोशिका 2 परतों वाली कोशिका भित्ति से घिरी होती है, जिसकी बाहरी परत में पैक्टोज होता है और पैक्टोज की सबसे बाहरी परत पैक्टिन में बदल जाती है और पानी में घुलकर म्यूसिलेज बनाती है, जो कि फिलामेंट को घेर लेती है और म्यूसिलाइनेज खोल बनाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। शैवालों का मुख्य समूहों में वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? संचित खाद्य पदार्थ की प्रकृति के आधार पर, कोशिका भित्ति की रासायनिक संरचना के आधार पर, कायिक गुणों के आधार पर या विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर। तो जो शैवालों का मुख्य समूहों में वर्गीकरण है, ये वर्णकों के आधार पर किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के वर्णक होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वर्णक के प्रकार के आधार पर शैवालों को प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। क्लोरोफाइसी या हरे शैवाल, इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जैसे वर्णक होते हैं। जो पहले होते हैं हरे शैवाल, इनको क्लोरोफाइसी बोलते हैं और ये हरे होते हैं, इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जैसे वर्णक होते हैं। और दूसरा है फियोफाइसी, ये भूरे शैवाल, फियोफाइसी को भूरे शैवाल कहते हैं और इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ह्यूकोएक्सैंथिन जैसे वर्णन पाए जाते हैं। और आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त हो जाती है। कैसी लगे आज के क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और क्लास पसंद आई हो तो क्लास सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी सभी लोग अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको इसकी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। कंप्लीट पीडीएफ वहां पे पहले ही अपलोड कर दी गई है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों कोई भी आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप हमें टेलीग्राम में ज्वाइन करके वहां से हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।